नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, तो ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हम लोग बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ यहाँ करंट अफेयर की क्लास को करने का काम करते हैं। ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ये क्लास पर डे करते हैं प्रत्येक दिन, जो कि जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों के लिए साथियों बहुत हेल्पफुल क्लास होती है, काफ़ी हेल्पफुल क्लास होती है। साथियों, आप लोग ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, उसके बाद अपनी एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ बाकी चीज़ें समझा करिए, और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट किया करिए। साथ ही साथ कम से कम 10 से 5 मिनट रिवीजन के लिए भी टाइम दिया करिए। ठीक साथियों, तो आइए साथियों, आज हम लोग 15 दिसंबर के कुछ 15 दिसंबर का मतलब यह है साथियों कि 14 का जो करंट अफेयर है 15 तारीख को आप लोगों को कराया जा रहा है। जो 14 दिसंबर का करंट अफेयर है वो 15 दिसंबर को आप लोगों को कराया जा रहा है, इसका मतलब यही है। तो आइए हम लोग आज की क्लास में जो न्यू करंट अफेयर है उसे करने का काम करते हैं। सबसे पहली जानकारी है साथियों, आज की सबसे पहली जानकारी है कि नीति आयोग ने नीति आयोग ने 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 इसका मतलब क्या है साथियों कि भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। क्या किया साथियों? जारी किया है। साथियों, नीति आयोग ने 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए, किसके लिए साथियों? विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। इसका साथियों अगर बात करें तो उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? इस श्वेत पत्र के अगर उद्देश्य या लक्ष्य की बात करें साथियों, तो इसका उद्देश्य या लक्ष्य है कि भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ावा देना, नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार कर व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगी, केंद्र और राज्यों के बीच बीमारी की पहचान, बचाव और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक संशोधित आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाएगी। ऐसी जन स्वास्थ्य आपदा जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा होती है के प्रबंधन के लिए भारत क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह श्वेत पत्र साथियों नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत और अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवान ने जारी किया। यह श्वेत पत्र साथियों जब जारी हुआ तो उस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष जिसका नाम है साथियों, क्या नाम है? डॉक्टर राजीव कुमार
डॉक्टर राजीव कुमार, साथ ही साथ नीति आयोग के सदस्य जिनका नाम क्या है, डॉक्टर विनोद केपाल, डॉक्टर विनोद केपाल, और साथ ही साथ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम है श्री अमिताभ कांत, और साथ ही साथ साथियों अतिरिक्त सचिव जो हैं डॉक्टर राकेश सरवाल जी, इन सभी लोगों ने मिलकर जारी किया। साथियों यह विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्य की ही अगली एक कड़ी है। ठीक साथियों, साथ ही साथ बात करें साथियों तो यह व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी का आधार बनाकर यह सुझाव देती है कि निगरानी किस तरह की जाए। जन स्वास्थ्य निगरानी वह महत्वपूर्ण कार्य है जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर देखभाल मुहैया कराता है, निगरानी कार्रवाई के लिए सूचना देने का काम करता है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि सेकेंड प्रोजेक्ट 17A के जहाज हिमगिरी को लॉन्च किया गया। अगली नई जानकारी है साथियों कि सेकेंड प्रोजेक्ट 17A के जहाज हिमगिरी सेकेंड प्रोजेक्ट 17A के जहाज हिमगिरी को लॉन्च किया गया। साथियों सेकेंड प्रोजेक्ट का जो 17A जहाज है उसका नाम क्या है, हिमगिरी को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। साथियों मेसर्स गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बना प्रोजेक्ट। यह साथियों यह प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है 17A, इसे साथियों कौन बनाया, इसे बनाया मेसर्स गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इंजीनियर्स लिमिटेड यह कंपनी कहाँ है साथियों, कोलकाता में यह कंपनी है। कहाँ, कोलकाता में यह कंपनी स्थित है। इसी कंपनी ने जो सेकेंड प्रोजेक्ट 17A है जिस जहाज़ का नाम क्या है, हिमगिरी है, इसे बनाने का काम किया है। साथियों 3 जहाज़ों में एक जिसका नाम है हिमगिरी 14 दिसंबर को, कब साथियों, इसे 14 दिसंबर को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया साथियों, 14 दिसंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया। ठीक साथियों, 3 जहाज़ों के निर्माण में हिमगिरी जहाज़ को साथियों 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। इस जहाज़ का साथियों जलावतरण की बात करें, यह जहाज़ साथियों जल में कितने 1:35 पे 1:35 पे कब PM पे साथियों यह जहाज हिमगिरी जहाज पानी में उतरा है। हुगली नदी में किया गया साथियों। इसके अगर बात करें तो इसे हुगली नदी में लॉन्च किया गया। कहाँ, हुगली नदी में लॉन्च किया गया। हुगली नदी में लॉन्च किया गया साथियों। इसे सर्वप्रथम कहाँ, हुगली नदी में उतारा गया, हुगली नदी में लॉन्च किया गया साथियों। समारोह के साथियों मुख्य अतिथि की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे इस समारोह के साथियों, अगर बात करें तो इस समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस
डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साथियों जनरल बिपिन रावत, जनरल विपिन रावत। ये जो साथियों जहाज हिमगिरी लॉन्च किया गया 14 दिसंबर 2020 को हुगली नदी में, इस समारोह के साथियों मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम क्या है? जनरल बिपिन रावत जी। इसके साथियों क्या थे मुख्य? नौसेना की परंपरा के अनुसार सीडीएस की पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत द्वारा जलावतरण अथर्ववेद की स्तुति के बीच किया गया। इस जहाज का नाम और चिन्ह लिएडर्स क्लास शिप के पोत से मिला है, जो 50 वर्ष पहले 1970 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से साथियों? इस जहाज का जो नाम और चिन्ह है वह चिन्ह लिएंडर क्लास शिप के पोत से लिया गया है। अगर बात करें चिन्ह लिएंडर क्लास शिप जो था साथियों, यह इसे 50 वर्ष पहले 1970 में लॉन्च किया गया था साथियों। और अगर इसमें बात करें तो जो ये 17 एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7 जहाज बनाए जा रहे हैं। ये जो 17A प्रोजेक्ट है साथियों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने? 7 जहाज बनाए जा रहे हैं, 7 जहाज बनाए जा रहे हैं, 7 जहाज साथियों बनाए जा रहे हैं। 4 जहाज मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड तथा 3 जहाज GRSE में बनाए जा रहे हैं। इन जहाज़ों में रडार से बच निकलने की तकनीक, अग्रणी स्वदेशी हथियार और अन्य सुधारों के साथ सेंसर फिट किया गया है। हिमगिरी लॉन्च किया जाना भारतीय नौसेना के लिए P-17A के 3 अत्याधुनिक जंगी जहाज बनाने की दिशा में GRSE की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ठीक साथियों, जहाज GRSE में बना पहला गैस टरबाइन की संचालन शक्ति पर आधारित है और इस पर बहुत बड़ा युद्ध प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। यह साथियों बात की जा रही है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया साथियों कि प्रारंभ से ही प्रोजेक्ट 17A ने भारत को आत्मनिर्भर भारत विजन को ऊपर रखा। P-17A जहाज़ों की डिजाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन सरफेस शिप डिजाइन ग्रुप DND द्वारा देश में की गई है और इसे देशियार्ड MDL और GRSI में बनाया जा रहा है। शिप बिल्डिंग्स कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाने का बड़ा अवसर है। प्रोजेक्ट 17 जहाज़ों में 80% सामग्री उपकरण स्वदेशी वेंडरों के लिए गए हैं। 2000 से अधिक भारतीय प्रतिष्ठानों तथा MSME में रोजगार सृजन हुआ है। अगस्त 2023 में जहाज की डिलीवरी के लिए GRSE की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग से मॉड्यूलर निर्माण किया जा रहा है और एकीकृत निर्माण के पद्धति का भी उपयोग किया जाएगा। किसका साथियों? एकीकृत निर्माण की पद्धति का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर साथियों, अगली नई जानकारी है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने ये तो हो चुका है। अगली जानकारी है साथियों कि कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है। कर्नाटक के साथियों किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का, कर्नाटक के उस प्रसिद्ध कवि का क्या नाम है साथियों? बनंजय गोविंदाचार्य। बनंजय गोविंदाचार्य कर्नाटक के बनंजय गोविंदाचार्य जो कि एक क्या है साथियों? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में
84 वर्ष की उम्र में कहाँ साथियों? उडुपी में निधन हो गया। निधन हो गया। साथियों कर्नाटक के बनंजय गोविंदाचार्य, किसका? बनंजय गोविंदाचार्य, जो कि क्या है साथियों? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि हैं साथियों। उनकी 84 वर्ष की आयु में कहाँ? उडुपी में निधन हो गया। ठीक साथियों, बात करें अगर साथियों तो कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में साथियों उडुपी में निधन हो गया। उडुपी अगर साथियों अगर बात करें तो बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अगर उडुपी की बात करें साथियों तो यह बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जगह है। उडुपी जो है साथियों बेंगलुरु से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जगह है साथियों। वहीं पे इनका निधन हुआ। इनके अगर जन्म की बात करें साथियों तो इनका जन्म 3 अगस्त 1936 को इनका जन्म हुआ था। बनंजय गोविंदाचार्य के जन्म की बात करें साथियों तो जन्म 3 अगस्त 1936 को इनका जन्म हुआ था। कब साथियों? 3 अगस्त 1936 को इनका जन्म हुआ था। ये साथियों वेद भाषी, उपनिषद भाष्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों और पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे। कौन? बनंजय गोविंदाचार्य। और अगर बात करें साथियों तो बनंजय गोविंदाचार्य अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पृष्ठ लिखे हैं। ये साथियों अपने नाम से ही कितने? लगभग अगर बात करें तो 150 पुस्तकों को इन्होंने लिखा। कितना? 150 पुस्तकें। और अगर बात करें किसकी? संस्कृत व्याकरण के 4000 पृष्ठ लिखे हैं साथियों। संस्कृत व्याकरण के 4000 पृष्ठ लिखे हैं साथियों। 4000 पृष्ठ लिखे हैं साथियों। हम लोग बनंजय गोविंदाचार्य की बात कर रहे हैं। ये साथियों कर्नाटक के रहने वाले, कर्नाटक के बनंजय गोविंदाचार्य प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि हैं, जिनका 84 वर्ष की आयु में कहाँ? उडुपी में निधन हो गया। उडुपी की बात करें साथियों तो यह जगह जो है यह बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक जगह है। साथ ही साथ साथियों बनंजय गोविंदाचार्य की बात करें तो इनका जन्म 3 अगस्त 1936 को जन्म हुआ था इनका। और बनंजय गोविंदाचार्य जी साथियों अपने नाम पे लगभग 150 पुस्तकें, 150 पुस्तकें लिखे हैं। साथ ही साथ अगर संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संस्कृत व्याकरण के 4000 पन्ने लिखे हुए हैं। कितने? 4000 पृष्ठ लिखे हुए हैं संस्कृत व्याकरण के। ठीक साथियों, अब साथियों हम लोग अगर कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लें। कर्नाटक की बात कर रहे हैं साथियों हम लोग कर्नाटक की अगर बात करें साथियों तो कर्नाटक की राजधानी की बात करें साथियों तो इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। राजधानी बेंगलुरु। और साथ ही साथ साथियों यहाँ के अगर कर्नाटक के सबसे बड़े शहर की बात करें, सबसे बड़ा शहर तो यह भी क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु सबसे बड़ा शहर है। और अगर बात करें साथियों तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? यहाँ की राजभाषा क्या है साथियों? तो कन्नड़ यहाँ की राजभाषा है। क्या है? कन्नड़ यहाँ की राजभाषा है। और अगर गठन की बात करें साथियों कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का क्या हुआ? गठन हुआ। और अगर बात करें साथियों तो यहाँ के राज्यपाल वाजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं, अर्थात गवर्नर। राज्यपाल की बात करें तो वाजूभाई वाला यहाँ के क्या हैं? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात करें साथियों तो BS येदियुरप्पा
मुख्यमंत्री की बात करें तो वीएस येदियुरप्पा कहाँ के? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और अगर साथियों हम लोग बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक में द्विसदनी सरकार है, ये मतलब यहाँ पे विधान परिषद भी है। क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद की साथियों कितनी 75 सीटें हैं, 75 सीटें। और अगर बात करें विधानसभा की 225, विधानसभा की 225 सीटें। और अगर बात करें साथियों राज्यसभा की तो 12 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें। और लोकसभा की बात करें साथियों तो 28 सीटें। कहाँ? कर्नाटक में साथियों विधान परिषद भी है, विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 225 सीटें, राज्यसभा की साथियों अगर बात करें तो 12 सीटें और लोकसभा की कितनी? लोकसभा की 28 सीटें हैं। साथियों अगर कर्नाटक के उच्च न्यायालय की बात करें, कर्नाटक के उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ का कर्नाटक उच्च न्यायालय ही कर्नाटक का उच्च न्यायालय है। कर्नाटक उच्च न्यायालय, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है साथियों, कर्नाटक की कोई खंडपीठ नहीं है। हम लोग साथियों कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा किए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक राज्य का साथियों अगर सबसे बड़े शहर की बात करें तो बेंगलुरु ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ साथियों। और अगर कर्नाटक के राज्यपाल अर्थात गवर्नर की बात करें तो वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो वीएस येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है। और अगर साथियों कर्नाटक के विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 225, राज्यसभा की 12, लोकसभा की 28। और कर्नाटक के उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ का उच्च न्यायालय क्या है? कर्नाटक उच्च न्यायालय ही है। अगली जानकारी है साथियों, अगली नई जानकारी है कि अभी हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में किस देश की सेना ने, हाल ही में सऊदी अरब की सेना ने, सऊदी अरब की सेना ने भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया साथियों। ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में साथियों सऊदी अरब की सेना ने, कहाँ की सेना? सऊदी अरब की सेना, जो कि भारतीय सेनाध्यक्ष यात्रा पर निकले हैं। तो सऊदी अरब की सेना ने भारतीय सेनाध्यक्ष जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, याद रखिएगा कि भारतीय सेनाध्यक्ष का क्या नाम है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नाम है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को साथियों जो सऊदी अरब की सेना है वो गार्ड ऑफ ऑनर, कौन से? गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। कौन से सम्मान से? गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से साथियों सम्मानित किया है। अभी तक अगर बात करें साथियों तो किसी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और यूएई यह पहली यात्रा है साथियों। अभी तक कोई भी भारतीय सेनाध्यक्ष सऊदी अरब की और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों देशों पे साथियों हमारे भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी निकले हुए हैं। अभी तक भारतीय सेनाध्यक्षों में से अगर बात करें तो कोई भी भारतीय सेनाध्यक्ष अभी तक
कहाँ के, सऊदी अरब का और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों का दौरा नहीं किए हैं। ये पहली बार ऐसा है कि जो भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, ये पहली बार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पे निकले हुए हैं। साथियों, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, ये आपके जानकारी के लिए बता दूं, और खाड़ी देश में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश भी माना जाता है। खाड़ी देशों में भारत के लिए सऊदी अरब का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, सऊदी अरब ऊर्जा की भी एक प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग, भारत को जो कच्चे तेलों की आवश्यकता है उसका साथियों लगभग 18%, कितना, लगभग 18% वहीं से, कहाँ से, सऊदी अरब से ही अपने कच्चे तेल को क्या करता है, आयात करने का काम करता है। ठीक साथियों, तो ये जानकारी कहाँ की थी, सऊदी अरब की थी। ठीक साथियों, अगली अगर जानकारी की बात करें साथियों, सऊदी अरब की अगर राजधानी की बात करें तो रियाद यहाँ की राजधानी है। कहाँ के, सऊदी अरब की अगर राजधानी की बात करें तो रियाद यहाँ की राजधानी है। और अगर मुद्रा की बात करें साथियों तो रियाल, क्या, रियाल यहाँ की मुद्रा है, रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। और अगर राजधानी की बात करें, रियाद यहाँ की, कहाँ की, सऊदी अरब की क्या है, राजधानी है। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों जानकारी की, तो अगली जानकारी है कि किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अगली जानकारी है साथियों कि किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन अर्थात इमरजेंसी में प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी है। तो साथियों यह अमेरिका देश है। अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। साथियों अमेरिका जो देश है, कौन, अमेरिका, यह फाइजर कोरोना वैक्सीन को विकसित कर लिया है, बना लिया है। ठीक, कौन सी, फाइजर कोरोना वैक्सीन को बनाया है जिसे आपातकालीन इस्तेमाल अर्थात इमरजेंसी में प्रयोग के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दे दिया है। साथियों अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। फाइजर वैक्सीन को साथियों अगर बात करें तो ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब ने पहले ही मंजूरी दे दिया है। इस साथियों अगर बात करें फाइजर कोरोना वैक्सीन को तो कौन कौन देश, ब्रिटेन, कनाडा, साथ ही साथ साथियों बहरीन और सऊदी अरब, ये सभी देश साथियों जो फाइजर कोरोना वैक्सीन है, इस फाइजर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए साथियों पहले ही क्या, मंजूरी दे दिए हैं। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो ब्रिटेन पहला देश है जिसने फाइजर द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ब्रिटेन के दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन में आपातकालीन उपयोग के लिए एक अस्थायी मंजूरी ही दिया है। ब्रिटेन साथियों पहला ऐसा देश है जो फाइजर द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। लेकिन अगर बात करें तो ब्रिटेन के जो दवा नियामक है उसने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए एक अस्थायी, मतलब अस्थायी रूप से मंजूरी नहीं दिया है, अस्थायी रूप से ही मंजूरी दिया गया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि कोरोना वायरस के कारण लाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अगली इंफॉर्मेशन है
कोरोना वायरस के कारण लाए गए लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के कारण लाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाए गए इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक उत्सर्जन में ऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में साथियों कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो साथियों वैश्विक उत्सर्जन में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। कितने? 7% की साथियों 7% की गिरावट दर्ज की गई है। इस साल साथियों जो कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस महामारी के कारण जो देश में लॉकडाउन लगाया गया साथियों, इस लॉकडाउन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड के अगर वैश्विक उत्सर्जन की बात करें तो उस वैश्विक उत्सर्जन में साथियों 7% की गिरावट पाई गई है। कितने? 7% की गिरावट पाई गई है। साथियों जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित यह साथियों गिरावट अगर बात करें तो कहाँ प्रकाशित हुई? यह जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक साथियों उत्सर्जन पर नज़र रखने वाले 1 दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की है कि 2022 में विश्व में 34 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा। यह साथियों 2019 की तुलना में कम है जब 36.4 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन हुआ है। ठीक साथियों, यह जानकारी जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित हुआ कि लॉकडाउन के कारण साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% की गिरावट पाई गई है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी है? अगली जानकारी है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने साथियों महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को
सरकारी कर्मचारियों को जींस एवं टी शर्ट, क्या साथियों, टी शर्ट एवं जींस पहनकर टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में साथियों, पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है। साथियों अभी हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने साथियों सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को, किसे, सरकारी सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस, क्या, टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया गया है। साथियों महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है। कारण क्या है साथियों कि कर्मचारियों को प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश दिया गया है। और इससे पहले हम आपको बता दें साथियों को कुछ राज्य और हैं जो कर्मचारियों को जींस टी शर्ट पहनने के आदेश दिए जा चुके हैं। 2018 में साथियों राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। महाराष्ट्र से पहले अगर बात करें साथियों तो 2018 में राजस्थान सरकार ने साथियों इस तरीके का आदेश दे चुका है। कौन सा, कि दफ्तर में या सरकारी जो कर्मचारी हैं वो टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में प्रवेश नहीं करेंगे या दफ्तर नहीं आएंगे। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगली न्यू जानकारी है साथियों कि डाबर इंडिया लिमिटेड ने, डाबर की जो कंपनी है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को, तो अक्षय कुमार को साथियों, किसे, अक्षय कुमार को साथियों डाबर च्यवनप्राश का, अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश, अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथियों जो डाबर इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, कौन सी, डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी है, वो साथियों च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, अक्षय कुमार को। डाबर इंडिया लिमिटेड ने साथियों अक्षय कुमार को च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथियों अगर बात करें तो अक्षय के साथ इसका कैंपेन भी शुरू कर दी, अक्षय के साथ इसका कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है। डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है साथियों, मोहित मल्होत्रा। मोहित मल्होत्रा जी साथियों डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, अर्थात सीईओ। क्या नाम है इनका, बताइए, इनका क्या नाम है साथियों, मोहित मल्होत्रा। मोहित मल्होत्रा जी साथियों किसके, डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ हैं। इन्होंने साथियों कहा कि मौजूदा दौर में अधिक इम्यूनिटी की, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी की अर्थात ताकत की ज़रूरत है, वहीं अक्षय स्वास्थ्य व फिटनेस के प्रतीक हैं। अक्षय को बताया गया साथियों अक्षय स्वास्थ्य व फिटनेस के प्रतीक हैं, इसके मद्देनज़र अक्षय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यही इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मेन रीज़न बताया गया। ठीक साथियों, अगली जानकारी की अगर बात करें साथियों तो वह कौन सी राज्य की सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण
अनिवार्य कर दिया गया है। अगली जानकारी है साथियों कि वह कौन सा राज्य है जो शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो साथियों गुजरात राज्य ने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण गुजरात राज्य ने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। क्या कर दिया है साथियों? अनिवार्य कर दिया है। गुजरात राज्य जो है साथियों वह शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों अगर बात करें तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC ने शादी समारोह आयोजित करने के वास्ते ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। कहाँ? डिजिटल गुजरात पोर्टल पर। और यह सॉफ्टवेयर कौन तैयार किया है साथियों? यह सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIA राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC ने यह सॉफ्टवेयर तैयार किया है और इस सॉफ्टवेयर को साथियों डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। कहाँ? डिजिटल गुजरात पोर्टल पर। डिजिटल गुजरात पोर्टल पर इस सॉफ्टवेयर को साथियों एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ से गुजरात राज्य में जो भी शादी समारोह जिसे भी आयोजित करना है वो सभी लोग ऑनलाइन पंजीकरण यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक साथियों, अब अगर साथियों हम लोग गुजरात राज्य की बात कर रहे हैं तो गुजरात राज्य की अगर राजधानी की बात करें साथियों तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और यहाँ के अगर सबसे बड़े शहर की बात करें साथियों तो अहमदाबाद, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। और साथियों अगर बात करें तो यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल ज़िले 33 हैं। गुजरात राज्य में टोटल ज़िलों की बात करें तो 33 ज़िले हैं। और यहाँ के साथियों ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, राजभाषा की बात करें तो गुजराती यहाँ की राजभाषा है। कौन सी? गुजराती यहाँ की राजभाषा है। साथियों गुजरात राज्य के गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया। कब किया गया? 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया। और साथियों यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात राज्य के साथियों अगर राज्यपाल की बात करें आचार्य देवव्रत गुजरात राज्य के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें साथियों गुजरात राज्य के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात राज्य के क्या हैं साथियों? मुख्यमंत्री हैं। अगर साथियों गुजरात राज्य में विधानसभा की बात करें तो 182 सीट, विधानसभा की 182 सीट, राज्यसभा की 11 सीट और लोकसभा की साथियों 28 सीट। लोकसभा की कितनी? 28 सीट है। गुजरात राज्य के बारे में साथियों हम लोगों ने चर्चा किया। गुजरात राज्य में साथियों लोकसभा की 26 सीट है। कितनी? 26 सीट है। और ये जो राज्यसभा है 11 सीट, ये सही है। साथियों हम गुजरात राज्य की बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या शादी समारोह आयोजित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि डिजिटल गुजरात पोर्टल पे लॉन्च किया गया है। इस पे साथियों जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं अगर शादी समारोह आयोजित करना है। तो साथियों गुजरात राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ की राजधानी
क्या है? गांधीनगर है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। और साथियों गुजरात राज्य में टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गुजरात राज्य के अगर राजभाषा की बात करें तो गुजराती यहाँ की राजभाषा है। और गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया। गुजरात राज्य के साथियों राज्यपाल अर्थात गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर सीएम अर्थात मुख्यमंत्री की बात करें साथियों गुजरात राज्य के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? विजय रूपाणी जी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात राज्य में विधानसभा की सीटें 182 सीट और राज्यसभा की 11 सीट और लोकसभा की कितनी साथियों? 26 सीट लोकसभा की है गुजरात राज्य में। अगली बात करें साथियों, अगली जानकारी है अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को साथियों, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस की अगर बात करें साथियों तो ये होता है इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरलिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी साथियों अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस का मतलब होता है। यह साथियों 12 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब साथियों? प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को इसे मनाए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, तो ये साथियों आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे साथियों जिसे हम लोगों ने करने का काम किया। आज साथियों हम लोग इस करंट अफेयर की क्लास को किए जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसे हम लोगों ने करने का काम किया। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए क्लासों को, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंचकर अपनी इन क्लासों को उन्हें भी दे सके जिन्हें कि ऐसे क्लासों की आवश्यकता है। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।